देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका मेथड मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग टॉर्क को कंजर्व करवाएंगे, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा करवाएंगे। अब कहाँ कहाँ टॉर्क लग रहा है, इस पे टॉर्क लगेगा, इस पे तो लगेगा नहीं क्योंकि आर ज़ीरो हो जा रहा है। इस पे तो हमारा आर आ जा रहा है, इस पे भी आर आ जा रहा है, मतलब एफ आर और एफ पे लगेगा। और दोनों ही सेम डायरेक्शन में तुमको दिखाएं तो ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर डायरेक्शन में, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में, इसलिए एफ आर डॉट आर इज इक्वल टू आई अल्फ़ा लगेगा, ठीक है। तो आई को हम लोग एम आर स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये डिस्क है आपका, तो यहाँ पे हम लोग एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फ़ा लिख लेंगे। और फिर आर अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी ओ एम। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। दूसरा कि आपके एफ नेट कितने लग रहे हैं, इधर देखो ये इस साइड 2f लग रहा है, पीछे साइड का क्या लग रहा है, एफ नेट लग रहा है। तो 2f माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए सी ओ एम, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को इसमें रख देंगे, एफ आर जो आ रहा है वो ज़ीरो आ जा रहा है, सिंपल। देखो अब यही अगर मेथड मान लो कोई और होता यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मान लो क्या आ रहा होता, एफ आर जो आ रहा होता वो अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ रहा होता, ठीक है, तब तो हम लोग ने सही डायरेक्शन लिया है ये। लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा होता तो हम बोलते कि नहीं आपने गलत डायरेक्शन लिया, हमको ये वाला डायरेक्शन लेना पड़ता। बस इतना सा है। देखो इसमें से ना, इसमें इतना सा है, जब कुछ भी नहीं रखा उस स्क्रूज कोज में, जब कुछ भी नहीं रखा था तब कुछ जीरो एरर आ रहा था, वो भी 5th डिवीज़न पे। तो 5 इंटू एल सी हो जाता, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसको प्लेस कर दिया गया, तो वहाँ पे जो सर्कुलर स्केल रीडिंग आ रही थी वो एडवांस कर गई 5 टाइम्स टू द करस्पॉन्डिंग रीडिंग, मतलब इसी ये जो रीडिंग आई थी इसी के बस 5 गुना हो गई, मतलब 5 इंटू 5 25 डिवीज़न हो गई। यहाँ पे मेन यही था कि सी एस आर जो है 25 डिवीज़न होना था। और मेन ये है कि हम जो रीडिंग निकाल रहे हैं वो डायमीटर का आ रहा था रीडिंग, और हमें निकालना है रेडियस का, रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना। तब क्या ही करना, आर इज इक्वल टू डी बाई टू, जो भी रीडिंग आएगा डिवाइडेड बाई 2 कर देना। तो ये सब ध्यान रखना है। यहाँ पे कह रहा है न्यूक्लियर फिजन है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी, एनर्जी रिलीज करती है। वहाँ पे कह रहा है न्यूक्लियस ब्रोक किया जाता है 2 फ्रेगमेंट्स में, और इसी को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो ये दोनों बात सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बस याद रखना था कि जैसे आपके जो चार्ज वगैरह वाले होते हैं, जैसे Q1 Q2, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट में ये आपके प्लस के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होते हैं। अगर वहीं ग्रेविटेशन में बात की जाए तो यहाँ पे माइनस आ जाता है आपका, माइनस जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बोला था, यहाँ पे हमें दिया है टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन दिया गया है, और फोर्स अक्रॉस एन इमेजिनरी डायमीटर निकालना था। हमें डायमीटर के अक्रॉस निकालना है, एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। तो हम लोगों का जो ये आर दिया गया तो 2r हो जाएगा हमारा, तो इसलिए जो हम लोग फोर्स निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, t इंटू 2l आ जाएगा। मुझे लगा था, मैंने क्या कर दिया था, मतलब मेरी गलती यही थी कि मैंने 2 पाई r कर दिया था, जो कि गलत है। यहाँ डायमीटर का पूछ रहा, तो 2r हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपका ये कॉइल था, हमें r कह रहा है बहुत बढ़ा दिया गया है, स्मॉल r बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, b इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 और क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो हम जान रहे हैं यहाँ पे कह रहा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा। तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये ईजी था, बस याद नहीं था, भूल गई थी। यहाँ देखो कभी भी हमेशा यार यही तुम यूज़ करो, जैसे अगर मान लो वो नीचे जा रहा है ना, तो हमेशा ही तुम t इज इक्वल टू एम जी माइनस ए ही यूज़ करो। हमने क्या गलती कर दी थी, मैंने अलग ही कुछ लगा दिया था यहाँ पे, इसलिए यही यूज़ करो। उसके बाद है यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हमें दिया गया है मैग्नीफिकेशन 10 और FE दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट दिया गया है, तो हम लोग पहले तो FO निकालेंगे यहाँ से, FO बाई FE से, तो FO आ गया 50। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन फाइनल इमेज इज़ एट लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ कि उस फाइनल इमेज को लीस्ट डिस्टेंस पे रख दिया गया 25 सेंटीमीटर आई पीस से। तो अब हमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन बताना, तो यहाँ था यही कि अब हमें लीस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, FO बाई FE 1 प्लस FE बाई D होता है। तो अब क्या ही करना है, इसमें रख दो सारी वैल्यू। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा था रॉड जो है लेंथ 2 मीटर है, रेस्ट कर रहा है ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसमें स्ट्रेन भी कोई नहीं लगेगा। अगर वो रेस्ट पे है, हमेशा याद रखना, अगर रेस्ट पे है, फोर्स नहीं लग रहा तो स्ट्रेन 0 ही होगा आपका।
भले से वहाँ हीट किया जा रहा है। ये देखो, ये तो हम जानते थे फार्मूला, तो फार्मूला को यूज़ करके हम लोग निकालेंगे। अगर ये बी है और ये आपका क्या ए है, तो हम लोग जानते हैं एच, ये पूरा वॉल की हाइट क्या है, एच है, तो एच बी बाई 2b प्लस ए होता है। यहाँ पे बी कितना है 10 सेंटीमीटर और ये ए कितना है 30 सेंटीमीटर। रखेंगे आंसर H/5 आ जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा ऑल हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली शो ओनली रिड्यूसिंग ए नेचर। सबसे पहली बात तो ये बात गलत है, क्योंकि H2O जो होता है आपका वो रिड्यूसिंग नेचर ही नहीं शो करता, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिड्यूसिंग जो एजेंट होता है वो इंक्रीज़ करता जाता है, जिसकी वजह से H2O जो होता है वो काफ़ी स्लो, आई थिंक ना के बराबर वो शो करता है, शो नहीं करता है रिड्यूसिंग एजेंट। वो मोस्टली आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे हमें बताना था रिएक्टिविटी ऑफ SN2, सब चीज़ें सही थी, बस इसमें इम्पॉर्टेंट है ये कि यहाँ पे जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है, कह रहा जो ट्रांजिशन स्टेट है वो आपका स्टेबल है, तो इसी वजह से सबसे आगे आपका ये 4th आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि SN2 में आपका अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है, अगर देखो ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल हो रहा है तो आप आंसर टिक कर दोगे, वहाँ उसको ही पहले मतलब रखोगे। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा और बहुत अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा था ये 100% आयनाइजेशन हो रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर का हमको वो ऑर्डर बताना था। हम जानते हैं CRT/I होता है, ठीक है, और C क्या होता है, M/N फैक्टर होता है। तो इसके लिए I 2 आ गया था, N फैक्टर 1 आ गया था, और I इसके लिए 3, इसके लिए N फैक्टर 2 आ गया, और इसके लिए कितना आया, I=4 और N फैक्टर 3 आता है। तो पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M/NF हो जा रहा है, मतलब MI/NF हो रहा है, मतलब I/NF। तो जिसका I/NF ज़्यादा होगा वही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट था O2। अगर इस तरीके से लिखा हुआ O2 और ब्रैकेट में, तो इसे हम बोलेंगे सुपर ऑक्साइडो। क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइडो बोलेंगे। यहाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट है, सर्जेफ एल्कीन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मोल्ड सब्सटीट्यूएंट कहाँ पे है वो देखना है हमें, और ये देखना है जहाँ पे CH3O- हो या OH- हो, और इस ग्रुप में या तो Br- या तो I- इस तरीके के कुछ लगे हो, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, और F- आपका पोर लिविंग ग्रुप होता है। तो देखो पहले केस में क्या है, ये आपके बल्कि नेचर के हैं, तो सर्जेफ रूल के लिए बल्कि नहीं चाहिए, तो ये बल्कि वाला नहीं देगा आपका सर्जेफ रूल। यहाँ देखो, F जो है आपका पोर लिविंग ग्रुप है, तो ये भी नहीं देगा। अब इन दोनों में देखते हैं, तो ये देखो, ये आपका क्या है, बल्कि ग्रुप है, तो ये भी नहीं देगा, और लास्ट बचा ये जो कि यही देगा आपका सर्जेफ रूल। यहाँ कह रहा है कि इनकरेक्ट बताना है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जस्ट इसको बताना अगर कोई किसी को पता होगा तो। यहाँ देखो अरे भाई ये तो मैं हमेशा ही रॉन्ग करती हूँ, जाइगोमॉर्फिक PG कॉलेज बंद से याद रखना है, और यहाँ पे जो चिल्ली होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, और जाइगोमॉर्फिक आपका गुलमोहर होता है। चिल्ली कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। यहाँ कह रहा था क्रॉसिंग ओवर अगर ड्यूरिंग पैचिटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे लगा यहाँ पे मियोसिस 1 नहीं प्रोफेस 1 होना था, लेकिन ये बात तब भी सही है अगर मियोसिस 1 यहाँ लिखा है तब भी। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और न्यू चीज़ पता चली कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में ना S1 ना G1 ना G2 फेज होता है, ऐसा पता चला। तो यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन ई कोलाई के लिए हमारा ये सही था, ये नहीं सही है कि रेप्लिकेशन अकर इन S फेज, ये नहीं सही है आपका। ये सही है कि रेप्लिकेशन प्रोसेस इज सेमी कंजर्वेटिव और बिगिन करता है एक स्पेसिफिक साइट ओराई से। और यहाँ जो फर्स्ट स्टेप होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं, पहले निकाला जाता है प्रोटोप्लास्ट को, फिर दोबारा जो उसको फ्यूज़ करवाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप आपका प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन होता है। लेसिथिनिन एक स्मॉल मॉलिकुलर वेट है जिसका ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू, और उनके पास ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड ये सब नहीं होता, सिर्फ ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे कह रहा था कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशनल फिट देयर इज़ अ रेड्यूस्ड रिप्रोडक्शन, क्या है यहाँ, रेड्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि MC के टाइम प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों का रीज़न नहीं दिया गया यहाँ पे। क्या विथड्रॉयल ऑफ LH अगर हम लोग ले लेते हैं तो वहाँ पे डिजनरेशन हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये दोनों बात सही है, लेकिन बहुत ही अलग बात है ये दोनों।
और याद रखना ये जो पैरापोडिया होता है ये आपके एनेलिडा नीरेस में होता है, आपके कहाँ पे होता है, ऑर्थोपोड नहीं एनेलिडा में होते हैं आपके। और ये काइनोडर्माटा एडल्ट में आपका रेडियल सिमेट्री शो करता है, क्या रेडियल सिमेट्री। ये देखो मीजोजोइक जो होता है उसमें आपके गोल्डन एरा होता है किसका, रेप्टाइल्स का। और यहाँ पे देवोनियन जो होता है ये इसमें फर्स्ट एम्फीबियन आए थे आप में। और सीनोजोइक जो होता है वो रेडिएशन होता है प्राइमरी प्रिमिटिव मैमल्स का, सीनोजोइक प्रिमिटिव मैमल्स के लिए होता है। और कार्बोनिफेरस जो होता है वो राइस ऑफ रेप्टाइल्स होता है, क्या होता है, राइस ऑफ रेप्टाइल्स होता है। ये देखो यहाँ पे ये दिया था गलत, डीजेनरेट कोडॉन का मतलब क्या होता है ये तो पता ही है कि डीजेनरेसी जो एक से ज़्यादा कोड करें तो वो होता है।